हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ऑप्टिक्स का जो क्लास है आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 7 है। और पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 में आपका जितना परावर्तन का केस था वह मैंने बारीकी से एकदम समझा के क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। बस उसका बाकी है कंसेप्ट प्रैक्टिस क्लास का, तो वह जल्द ही आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में, ठीक है ना, कि अपवर्तनांक क्या है। कभी कभी एग्जाम में तो 2 नंबरिया में पूछ देता है ना कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, या किसी माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित करें, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है आपके 2 नंबर मार्क्स में। जो आपके बिहार बोर्ड में 1 नंबरिया सेट किया जाता है, 1 नंबरिया में क्वेश्चन आए नहीं, समझिए कि इतिहास उसी दिन लिखा जाएगा। तो पूरा कहने का मतलब है बाबू कि 1 नंबरिया के लिए खास, ठीक है ना, स्पेशल रूप से इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो हम लोग यहाँ देखते हैं बाबू, क्वेश्चन लिखिएगा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, चाहे परिभाषित करें, ठीक है ना, लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। तो हम यहाँ सिर्फ बाबू ओनली अपवर्तनांक लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक। लेकिन आप लोग क्या करेंगे बाबू, पूरा का पूरा आप लोग डिफिनेशन मतलब क्वेश्चन लिखेंगे जिस तरह हम बोल रहे हैं अपवर्तनांक, ठीक है ना, सही है। अपवर्तनांक क्या होता है इसको हम लोगों को समझना है, बहुत बारीकी से समझेंगे। देखिए क्या होता है, पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद आप खुद समझिएगा तो समझिएगा, नहीं तो फिर हम समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए, किसी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या म्यू से सूचित करते हैं। यहां लिख लीजिएगा सूत्र बराबर, यहां लिख लीजिएगा अपवर्तनांक, ठीक है ना। अपवर्तनांक यानी n, ठीक है ना, म्यू चाहे n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बाटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी n बराबर c बाटा में v। फिर यहां लिख लीजिएगा नोट में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी c बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। पूरा लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब समझाते हैं कि आपका अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, अपवर्तनांक क्या है ना, मान लीजिए जो प्रकाश है, ठीक है ना, प्रकाश
वह निर्वात में आ रहा है, तो निर्वात में आएगा तो कितना स्पीड से आएगा, इतना स्पीड से आएगा, 3 गुना 10 के पावर स्पीड से आएगा निर्वात में। तो जो निर्वात में आएगा यानी जो यह मान हो गया, ठीक है ना। आज मान लीजिए कि निर्वात में से आ रहा है, कहीं पानी में चला गया, पानी में चला गया, कहीं शीशा में प्रवेश कर गया, ठीक है ना। तो मतलब आ रहा है निर्वात में, ठीक है ना, आज जा कहीं रहा है। और तो जो निर्वात में आ रहा है ना, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो वाला, अब बाटा में जो माध्यम में दूसरे माध्यम में जा रहा है, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, तो इसके अनुपात को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो वही लिखा हुआ है n बराबर c बाटा में भी, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बाटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात आता है, ठीक है ना, जो आंसर आता है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। इतना आप लोगों को लिखना है यदि 2 मार्क्स में आता है, तो इसीलिए पहले हम कुछ नहीं बोले हैं, ओनली लिखवाए हैं। तो यह आपका पूरा हो गया अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक देखिए कुछ है नहीं, आप लोग ज्यादा सोचिएगा नहीं, बस जो बता रहे हैं ना बस उसको पकड़ करते जाइए, ठीक है ना। बस दिमाग में सेट करते जाइए, सेट करते जाइए। बता रहे हैं ना कि इतना जबरदस्त क्लास लाएंगे, प्रैक्टिस करना कि उसके बाद पूरा इसका निचोड़ हो जाएगा। तो अपवर्तनांक बेसिस क्या है, मतलब इसका मेन मतलब क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को किसी माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या म्यू से सूचित करते हैं। बस अपवर्तनांक बराबर लिख देना है, यहाँ n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है उसको c से करते हैं, और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होता है उसे v से करते हैं। तो n बराबर हमारा क्या होगा, c बटा में v। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना हमारा होता है। तो अपवर्तनांक हमारा कहानी खत्म। अब यहाँ से क्या होता है ना कि हमारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, तो पूछ देगा कि अपवर्तनांक का सूत्र होता है, ये वाला दे देगा। तो आपको सूत्र भी याद रखना है कि n बराबर क्या होता है, c बटा में v, ठीक है ना। ये वाला आपको याद रखना है। तो प्लीज आप इसको नोट कर लिए होंगे, हम इसको थोड़ा मिटा के क्लियर करते हैं। तो अब कहिएगा कि सर जो यह मान लीजिए कि हमारा किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है ना, तो क्या ऐसे ही हमको निकालना पड़ेगा कि कुछ कुछ के लिए फिक्स होता है। देखिए कुछ कुछ के लिए फिक्स होता है, जैसे प्रोविटामिन टैबलेट, प्रोविटामिन टैबलेट, प्रोविटामिन टैबलेट काफी ज्यादा बाबू हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। प्रोविटामिन टैबलेट में देखिए क्या है, यहाँ लिख देते हैं माध्यम, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, क्या लिख देते हैं, अपवर्तनांक। यहाँ लिख देते हैं हवा, हवा के लिए 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं पानी, पानी के लिए होता है बाबू 4 बटा में 3, ठीक है ना, याद रखिएगा 4 बटा में 3 बोले तो 1.33 होता है। बस लिखना है, बस पानी हो गया। हमारा कांच हो गया, ठीक है ना। तो कांच के लिए आपको याद रखना है कितना होता है, 3 बटा में 2 होता है, यानी 1.5, क्या होता है 1.5। यहाँ लिख लीजिएगा हीरा 2.42, ठीक है ना, यही होता है। यहाँ लाइन से मिला दे रहे हैं, ई वाला इसका होता है, ई वाला इसका होता है, ई वाला आपका इसका होता है, ई वाला इसका होता है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक का मान होता है वह आपका हीरा का होता है। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका ज्यादा अपवर्तनांक होता है, तो याद रखिएगा हीरा का होता है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हवा, पानी, कांच, लोहा, चांदी, इस सब में से
सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो भाई साहब हीरा का होता है, हीरा। ठीक है ना, याद कैसे रखना है? हीरा बहुत का होता है, कीमती होता है। ठीक है ना, तो इसका मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो हीरा का मान क्या होगा? 2.42। और सबसे अपवर्तनांक में हाईएस्ट वैल्यू इसी का होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, हम यही कहेंगे। ठीक है ना, हम कहेंगे आप इसको याद रखिएगा कि हवा के लिए 1 होता है, पानी के लिए 4/3 होता है, कांच के लिए 3/2 होता है, हीरा के लिए 2.42 होता है। कोनो कोनो कहेगा कि सर कहीं कहीं हम 2.41 देखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, दशमलव के बाद एगो अंक सही मिलना चाहिए। ठीक है ना, यह लगभग में वैल्यू निकलता है, कहीं कहीं जानते हैं क्या देता है? 2.419 दे देगा। बताइए, तो 9 को यहाँ से इसमें रिप्लेस कीजिएगा एगो, तो 2 नहीं हो जाएगा। तो वही बात है, 2.41 बोलिए चाहे 2.42 बोलिए। ठीक है ना, बात लगभग सेम होता है। तो आप लोग पूरा इसको नोट कीजिए अपवर्तनांक। अब यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग कॉन्सेप्ट आगे लेके चलते हैं, तो इसको 1 नंबर में कर देते हैं। अब मजा आएगा बाबू। ठीक है ना, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट का बारिश यहाँ से चालू होगा, तो आप लोग बढ़िया से नोट करते रहिएगा, क्योंकि अब जो प्रैक्टिस क्लास आएगा जबरदस्त आएगा। क्योंकि अब हम लोग पूरा अब अंदर से समझिए ना कि पूरा अब अंदर से हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ से बाबू नोट करते रहिएगा। ठीक है ना, नोट प्रो विटामिन टैबलेट में नोट करते रहिएगा 1 नंबर में कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, हमेशा। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। यदि आप लोगों से देखिए, हम आप लोग क्या पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है किसका होता है? हीरा का होता है ना। तो आप लोगों के माइंड में बात चल रहा होगा कि सर सबसे ज्यादा हीरा का होता है। ठीक है, हम मान लिए, लेकिन सबसे ज्यादा कम किसका होता है ये तो बता दीजिए। मान लीजिए कि अब की बार पूछ जाएगा कि सबसे कम किसका होता है, तो याद रखिएगा कि सबसे कम अपवर्तनांक का मान आपका हवा या निर्वात का होता है। ठीक है ना, 1 से कम किसी का नहीं होता है, याद रखिएगा। सबसे कम लोवेस्ट आपका 1 होता है और 1 आपका हवा या निर्वात का होता है। क्लियर? तो आप लोग नोट करने का मन होगा तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बोल रहे हैं, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, आप लोग अपना कलम चला सकते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कहने का मतलब है ना किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। निरपेक्ष बोलते हैं ना, निसंदेह, बोलिए निसंदेह बोलते हैं क्या? कि कोनो संदेह नहीं है, कोनो संदेह नहीं है। निरपेक्ष मतलब क्या? कि कोनो के रिस्पेक्ट में नहीं है, एकदम छूटा है। तो छूटा कोनो, जैसे देखिए हवा का 1 है, पानी का 4/3 है, कांच का 3/2 है, हीरा का 2.42 है। तो इस मान जो है इसका मान 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एकदम इसका खुद का वैल्यू है, यह किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है ना, तो निरपेक्ष मतलब होता है ना कि बिना किसी के रिस्पेक्ट में, ओनली उसका वैल्यू। ठीक है, ओनली उसका वैल्यू। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है। जो सबसे कम होता है वो आपका हवा का होता है, 1 होता है। तो अब कहिएगा कि सर सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ये तो बता दीजिए। यहां लिख दे रहे हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान 1 से कम या 1 से अधिक हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है,
एक से अधिक हो सकता है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का है बिना किसी के रिस्पेक्ट में, ओनली अकेला उस माध्यम का वैल्यू कितना होता है, एक से अधिक होता है। सापेक्षी मतलब क्या है कि आप लोगों से पूछेगा ना कि पानी का अपवर्तनांक कांच के रिस्पेक्ट में बताइए, ठीक है ना। पानी या जल एक ही होता है, ठीक है ना। हम वही बोलने वाले थे कि पानी का अपवर्तनांक जल के रिस्पेक्ट में बताइए, कभी हो देखिए पानी या जल का है एक ही है, सेम है। तो यही पूछेगा कि जल का अपवर्तनांक कांच के रिस्पेक्ट में बताइए, ऐसा सवाल बन सकता है तो बताएंगे। तो आप लोग इसमें याद क्या करना है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा एक से अधिक होता है, और जो आपका सापेक्षिक अपवर्तनांक होता है उसका जो वैल्यू आएगा वह आपका एक से कम या एक से अधिक हो सकता है, ठीक है ना। दोनों हो सकता है, या तो कम भी हो सकता है या तो ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है। फिर इसमें आप लोग 3 नंबर में लिख लीजिएगा बाबू कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, लिख लीजिएगा यहाँ सबसे ज्यादा अपवर्तनांक का मान किसका होता है बाबू, हीरा का होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा किसका होता है, हीरा का है, सही है, हीरा है। 2 पॉइंट या वैल्यू लिख लीजिएगा 2.42 होता है, ठीक है ना। हीरा का होता है 2.42। उसके बाद यदि आप लोगों को लिखना हुआ सबसे कम अपवर्तनांक का मान तो हवा या निर्वात, यह आपको क्लियर हो गया। को 4 नंबर में यो लिख लीजिएगा सबसे कम वाला, क्योंकि आप लोग लाइन बाय लाइन लिखने में ज्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि सबसे ज्यादा वाला सबसे कम वाला, तो यहाँ सबसे कम वाला आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद बाबू एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप लोग कैसे बनाना है, क्योंकि जब प्रैक्टिस क्लास लेंगे तो इस पे क्वेश्चन आएगा बाबू। क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हमको देना पड़ेगा, तभी ना आप लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो पहले अगर क्वेश्चन देंगे तो दांत चिहार दीजिएगा। चलिए तो यहाँ देखिए बाबू क्वेश्चन है कि पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। आधा लोग देख के भकुआ गया होगा कि पानी में कैसे प्रकाश की चाल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, पानी में छोड़िए हम लोग कांच में निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर c बाटा में v होता है ना। कहेगा जी सर एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोग को फॉर्मूला याद है, n बराबर c बाटा में v होता है। तो अब देखिए आपको क्या करना है ना कि n रखना है, e रखना जानते हैं किसका, पानी वाला। किसमें पूछा है, पानी में, तो इस n का मान कौन रखाएगा, पानी वाला। c क्या है हमारा, प्रकाश की चाल, ठीक है ना। c हमारा क्या है, प्रकाश की चाल। उसके बाद भी क्या है, माध्यम की चाल, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का चाल नहीं होता है, माध्यम में प्रकाश गमन करेगा तो प्रकाश का चाल होता है, ठीक है ना। तो भी हमारा क्या है कि माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम कौन बना है बताइए, माध्यम कौन बना है, पानी, ठीक है ना। पानी की जगह यहाँ कांच देगा तो माध्यम का मान क्या होगा, कांच होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि भी जो है वह माध्यम है, और माध्यम डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ भी लिख रहे हैं पानी, ठीक है ना। पानी में, पानी चाहे जल, ठीक है ना, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, जल ही लिख देते हैं। जल में प्रकाश की चाल
हो गया। देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है, ई वाला निकालना है कि जल में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो v वाला यहाँ ला दीजिए और n वाला यहाँ ला दीजिए। तो हमारा v बराबर क्या हो जाएगा बाबू, c बाटा में n हो जाएगा। हो गया फॉर्मूला ना। और हम लोग को मालूम है c का मान, c क्या है, प्रकाश की चाल। प्रकाश का चाल कितना होता है, कहेगा सर प्रकाश का चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। आई एन क्या है, जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना। यहाँ एन हम जी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। रुकिए एक मिनट, जी मतलब नहीं, यहाँ डब्लू लिखते हैं। डब्लू मतलब वाटर, एन मतलब क्या, अपवर्तनांक, डब्लू मतलब वाटर, और वाटर मतलब जल कहिए। तो जल का कितना होता है, तो 4/3 हमारा होता है। दोनों वैल्यू मालूम हो गया, यहाँ रख दीजिए। तो क्या होगा, 3 गुना 10 के पावर 8, ई हमारा हो गया 4/3। तो पूरा इसका गुना कीजिएगा तो यह ऊपर चल जाएगा 3, तो 3 के 9, तो 9/4 गुना 10 के पावर 8 और यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी बाबू 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा 1, तो 1 के लिए 0.2 और 2, तो 4 दूनी 8 और 2 20, तो 4 5 20, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हो गया ना। तो यह आप लोग याद रखिएगा, भी मतलब पानी मतलब जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह डायरेक्ट भी आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो इतना याद भी रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क हम यहाँ देते हैं, ठीक है ना। होमवर्क हम यहाँ कर देते हैं कांच। आप लोग कांच पे बताइएगा कितना होता है, यह आप लोग के लिए HW है। एगो बनाए हैं ना, एगो आप लोग को होमवर्क के लिए दिए हैं कि आप लोग कांच में बताइएगा। मतलब कांच मतलब बोले तो शीशा, जो ऐनक होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो वह ज्यादा मोटा रहेगा, तो उसमें हम लोग प्रकाश को मतलब लाइट मारेंगे तो कितना स्पीड से गति करेगा वो हम लोग को निकालना है। तो कांच में प्रकाश की चाल आप लोग बताइएगा कितना होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बाबू एगो दूगो और कॉन्सेप्ट इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, तब और आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा कि सर अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक बीमा उमा नहीं होता है, आप नहीं लिखवाए। अपवर्तनांक का कोई मात्रक बीमा लिखवा दीजिए, होता है तो बिल्कुल बाबू लिखवा देते हैं। देखिए यहां आप लोग लिख लीजिए नोट में कि अपवर्तनांक बीमाहीन, अपवर्तनांक बीमाहीन तथा मात्रकहीन दोनों होता है। जो हमारा देखिए बाबू अपवर्तनांक होता है ना, इसका कोई इकाई, कोई मात्रक, कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक बीमाहीन तथा मात्रकहीन दोनों होता है। अब कहेगा सर कैसे होता है, थोड़ा समझा दीजिएगा। बिल्कुल समझा सकते हैं। देखिए n बराबर क्या होता है, फॉर्मूला C/V होता है ना। C क्या है, हमारा चाल है, V क्या है, चाल है। बस अंतर इतना है कि जो C है वह निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, या V जो होता है वो प्रकाश मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। अब चाल मतलब देखिए बाबू चाल होता है। अब आप पानी में दौड़िए, चाहे खेत में दौड़िए, चाहे कहीं दौड़िए, ठीक है ना, वो आपका चाले काउंट होता है। तो C का आप लोग मात्रक यहाँ रखिएगा तो क्या रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका ही मात्रक रखिएगा तो क्या रखिएगा, मीटर पर सेकेंड रखिएगा। पूरा का पूरा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो अपवर्तनांक होता है वह बीमाहीन तथा मात्रकहीन दोनों होता है। आप याद रखिएगा, पूछता है कि अपवर्तनांक का इकाई क्या होता है, तो कोनो मार देता है मीटर पर सेकेंड, कोनो मीटर कोनो सेकेंड, क्योंकि बहुत तेज लोग होते हैं।
चलिए ये हो गया ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक कि सापेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब लोग आप यहां देख लीजिएगा बाबू, सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक जानते हैं, कहने का मतलब है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना वह दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में निकलेगा, जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। समझ गए। मतलब देखिए पानी या जल का कितना होता है, जल 4/3, कांच का कितना होता है, सिर्फ इसका 3/2। तो इसका हम किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना तो वह हमारा कहलाता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। समझ गए ना, क्या कहलाता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, समझ में आएगा। यहाँ परिभाषा लिखेंगे ना तो समझ जाइएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो निकलता है उसे सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। उसे सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहां देखिए बाबू, नोट में लिख लीजिएगा, N1 के सापेक्ष N2 का अपवर्तनांक। यहां लिख दिए ना कि N1 के सापेक्ष N2 का अपवर्तनांक। परिभाषा क्या लिखे जरा पढ़ लीजिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो निकलता है उसे सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। यह आप लोग लिख सकते हैं, आपके बिहार बोर्ड में आता है तो आप लोग वहां लिख दीजिएगा। लेकिन अब यहां समझिए ना कि सापेक्षिक अपवर्तनांक निकलता कैसे है, यही मेन क्वेश्चन है कि निकलेगा कैसे, यह तो समझिए। किसके सापेक्ष पूछा है पहले यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। किसका निकालना है वो तो छोड़ दीजिए, पहले किसके सापेक्ष पूछा है तो कहिएगा कि सर N1 के सापेक्ष पूछा है। साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि N1 के सापेक्ष। किसका निकालना है, N2 का निकालना है। किसका, N2 का। तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, इसको कैसे आप लोग लिखेंगे। N1 के सापेक्ष तो पहले आप लोगों को N1 लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, N1। आप लोग को अपवर्तनांक का अब यहाँ सिंबल देना है, तो कहेगा सर सिंबल तो दोनों का सेम हो जाएगा अपवर्तनांक का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ म्यू दे दीजिए। क्या दे दीजिए, म्यू, क्योंकि अपवर्तनांक का दो संकेत होता है, एगो n होता है और वो क्या होता है, म्यू होता है। तो हम यहाँ म्यू देंगे। और किसका निकालना है, N2 का। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब देखिए N2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, N1 का। जो पीछे रहता है ना वह रिस्पेक्ट में निकलता है। मतलब यहाँ 1 है ना तो निकल रहा है N2 का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है तो N1 का। जो पीछे रहेगा ना समझिए कि वह रिस्पेक्ट में है उसका। तो जो आगे रहेगा तो आप इसको ऊपर लिखिएगा, और जो पीछे रहेगा तो आप यहाँ ये लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए ना कि आप लोगों को इहो निकालने नहीं आता है, मतलब लिखने नहीं आता है, तो इसका एगो और ही हम उपाय बताते हैं। जब भी आपको ऐसा सापेक्ष में निकालने के लिए कहेगा ना तो जिसके सापेक्ष में कहेगा ना उसको बाटा में कर दीजिएगा। सिंपल
समझ गए ना। मतलब जिसके सापेक्ष में कहेगा ना तो उसको कहाँ ले जाना है, बाटा में। मतलब n1 का सापेक्ष बोला है तो n1 को कहाँ लिखेंगे, बाटा में। और जिसका मान निकालना है यानी n2 का निकालना है तो n2 कहाँ रहेगा, ऊपर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिखेंगे n2 के सापेक्ष, यही क्वेश्चन रहता। मान लीजिए कि n2 के सापेक्ष रहता, n1 का अपवर्तनांक रहता, n1 का अपवर्तनांक, n1 का अपवर्तनांक ये रहता। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे समझिए। हाँ, सबसे पहले हम यहाँ अपवर्तनांक का संकेत देंगे, कहेगा जी सर, पहले ई देंगे। उसके बाद निकालना किसका है, देखिए दोनों समझिए। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है या तो पहले वही लिख सकते हैं, तो जिसका निकालना है पहले वही लिख सकते हैं, आपको दोनों में से जौन आसान लगे। तो मान लीजिए आपको शुरुआत से चलना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। तो सिंपल उपाय है n2 के सापेक्ष, तो n2 कहाँ लिखना है बाबू, पीछे। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो कहाँ रहेगा, पीछे। जिसका निकालना रहेगा वो कहाँ रहेगा, आगे। तो n1 का निकालना है तो n1 कहाँ रहेगा, आगे। अब इसको आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, n1 है ना तो n1 को ऊपर ही लिखिए, ऊपर हो गया। जो पीछे है उसको कहाँ लिखना है, बाटा में लिखना है। तो देखिए n1 के सापेक्ष हुआ तो n1 कहाँ आ गया, बाटा में। n2 के सापेक्ष निकला तो n2 कहाँ आ गया, बाटा में। शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जल्दी नोट कीजिए। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोग जल्दी से ई वाला नोट कीजिए। आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, फिर यहां से आप लोग समझिएगा ध्यान से। जैसे बाबू लोग, आप लोग देखिए कि हम यहाँ क्वेश्चन देते हैं कि जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकाले। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकाले। बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल। सबसे पहले देखिए एन, जल का इंग्लिश क्या होता है, वाटर होता है ना। जल का इंग्लिश क्या होता है, वाटर। इंग्लिश कमजोर होगा तो बाबू थोड़ा हमारा पढ़ लीजिएगा। जल का इंग्लिश क्या होता है, वाटर। वाटर का फर्स्ट क्या होता है, लेटर डब्लू। तो हम यहाँ लिखेंगे डब्लू। जल का इंग्लिश वाटर, वाटर का फर्स्ट लेटर डब्लू, तो डब्लू। तो यहाँ जल का कितना होता है, 4/3 हो गया। यह क्या लिखा है, कांच। कांच मतलब क्या, शीशा। शीशा का इंग्लिश क्या होता है, ग्लास। तो ग्लास का फर्स्ट क्या है लेटर, तो कहेगा सर जी है, तो हम यहाँ NG लिखेंगे। और कांच का कितना होता है, 3/2 होता है। ये पहले आपको लिख देना है। अब ध्यान से देखिए बाबू, किसके रिस्पेक्ट में कौन कौन है। तो जल का अपवर्तनांक, समझिए लैंग्वेज में आप लोगों को फंसा सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग लैंग्वेज पकड़िएगा। जल का अपवर्तनांक, चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया। कांच के सापेक्ष हमको पकड़ना है, बस यही कि किसके सापेक्ष निकालना है, तो कांच के सापेक्ष निकालना है। तो हम यहाँ N देंगे। कांच मतलब क्या, ग्लास। ग्लास को कहाँ देंगे, पीछे। काहे पीछे देंगे, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में पूछा है। किसका निकालना है, जल का, तो जल को कहाँ देंगे, आगे। अब इसको तोड़ने का तरीका क्या है बाबू, कि जो आगे रहेगा उसको प्राथमिकता ज्यादा देंगे, जो पीछे रहेगा वो पीछे ही ना रहेगा, और जो आगे रहेगा वो आगे रहेगा। तो NW, तो हम यहाँ लिखेंगे NW। बाटा में पीछे है तो इसको बाटा में ले लेंगे NG। W का देखिए NW का मान कितना है, 4/3। आई कितना है, 3/2। तो यह 2 कहाँ जाएगा, इसके पास। आई कहाँ जाएगा, इसके पास। तो पूरा कितना हो जाएगा बाबू, 4 × 2 बाटा में 3 × 3। तो हमारा हो जाएगा 8/9 हो गया ना। सिंपल तरीका है बाबू। यदि आप लोग और फास्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये तो आपका प्रोसेस हम बताए हैं, यदि मान लीजिए कि आपको इससे भी ज्यादा फास्ट करना है, आप लोगों को प्रो बनना है, तो जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालना है ना, तो यहाँ बाटा दीजिएगा। कांच के सापेक्ष, तो कांच का मान कितना होता है, तो सर कांच का मान 3/2 होता है। किसका निकालना है, जल का।
तो जल का 4/3 सॉल्व कीजिएगा 8/9। यदि 1 नंबरिया में आता है तो आंसर याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि हम लोग बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। अब देखिए बाबू, एक क्वेश्चन यहां से भी आप लोगों को HW के लिए हम देते हैं। यह जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष है ना, अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या है बाबू कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष निकालें। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को अपवर्तनांक, ठीक है ना, प्रकाश का चाल कैसे निकलता है, अपवर्तनांक रियल में है क्या, किसी के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये पूरा क्लियर हो गया। जो कल का क्लास होगा वह आपका होगा जानते हैं क्या, बहुत खास। खास इसलिए कि जब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसमें कौन कौन ऐसी राशि है जो बदल सकता है, कौन कौन राशि नहीं बदल सकता है, ठीक है ना, और बहुत सारे चीज हैं जो कि हम लोग कल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जय